हाँ नया ना, ओके पे अटेंशन हियर। मीन करेंगे सबसे पहले। मीन का सिंबल है एक्स डैश। मीन का सिंबल क्या है? एक्स डैश। अब हम लोगों को एक चीज समझनी है, वी कॉल समथिंग एज एक्स। अब एक्स हम लोग किसे बोलते हैं? एक्स इज द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया भाई इतने जो भी बच्चे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड 9th में, अब स्टैंडर्ड 9th में जो भी बच्चों का वेट होगा वो वेट ऑलमोस्ट 40 kgs टू 60 kgs के बीच में ही होता है, या तो 40 kgs और 80 kgs के बीच में ही होगा। उससे कम या उससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो बहुत एक आध दो होंगे तो होंगे। बात समझ में आई? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 40 kgs एंड 80 kgs इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? 60 kgs। तो मैं बोल दूंगा भाई मीन कितना है? 60 kg के आसपास। मीन कितना है? 60 kg के आसपास। अब ये तो सिर्फ दो वैल्यूज का मैंने लिया मीन, 40 और 80 का मीन लिया मैंने। तो मीन मतलब उन सबके बीच की वैल्यू। एक्चुअली हाँ, मीन मतलब उन सबके एक मिडल की वैल्यू, उसको हम लोग बोलेंगे मीन। मगर मीन अगर तुम बोलोगे कि बीच की ही वैल्यू होती है तो बात गलत होगी। अब यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बच्चे 40 के आसपास है और 80 के आसपास बहुत कम बच्चे हैं तो मेरे मीन की वैल्यू 40 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मेरी मीन की वैल्यू 40 की तरफ क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? अगर 40 किलो के आसपास ज़्यादा बच्चे हैं और 80 किलो के आसपास बहुत कम बच्चे हैं, मतलब एक दो ही बच्चे 80 किलो के आसपास है, बाकी 20-25 बच्चे जो है वो 40 किलो के आसपास है, तो मेरे पूरे मीन की वैल्यू 40 की तरफ क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाती है। बात समझ में आई? तो मीन मतलब एग्जैक्ट बीच की वैल्यू होती है क्या? नहीं, मीन मतलब एग्जैक्ट बीच की वैल्यू नहीं होती है। मीन की वैल्यू डिपेंड करती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्या है उसके ऊपर मीन की वैल्यू डिपेंड करती है। अब बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेट्स गिन रहा हूँ सबके, मैंने एक बच्चे का वेट गिना, मुझे मिला 50। सेकंड बच्चे का वेट गिना, मुझे मिला अगेन 50। तीसरे बच्चे का वेट गिना, मुझको मिला 60। फिर दूसरे वेट का बच्चे का वेट गिना, मुझे मिला 55। ओके, तो व्हाट इज द मीन? व्हाट इज द मीन? अब मीन क्या होगा? ये सबको हम लोग बोलेंगे x। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x है और ये भी क्या है? x है। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ x। इसको सिग्मा बोलते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट सिग्मा है। तो सिग्मा यहाँ पर होता है सम ऑफ। सिग्मा मतलब क्या? सम ऑफ। सम ऑफ x अपॉन n, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको मैं क्या क्या बोलूंगा? सम ऑफ x। नाउ हाँ, अब इसको बोलेंगे सम ऑफ x, और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नोमेनक्लेचर पढ़ लो भाई, मतलब ये सिंबल क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है समझ लो। सम ऑफ x यानी ये सब x है ना, इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो मीन इज इक्वल टू 50, मीन इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 55 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4। देयर आर 4 ऑब्जर्वेशंस, तो n मेरा क्या हो गया? 4। n मेरा क्या हो गया? 4। तो डिवाइड बाय 4, दिस विल बी 50 50 100 100 155 155 प्लस 60 is 205 ना। 155 प्लस 60 is how much? पॉज करो, पॉज। No pause. Sir, 215. 215 कितना हो रहा है? 50 नहीं, रहने दो। 50 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 55 इज इक्वल टू 215। तो ये हो जाएगा 215 डिवाइड बाय 4। 215 डिवाइड बाय 4 हमें मिलता है 53.75। 53.75 ये मेरा क्या हो गया? मीन। ये मेरा क्या हो गया? मीन। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैंने 4 बच्चों से वेट पूछा था, इसका पूछा, इसका पूछा, इसका पूछा, उसका पूछा,
फिर उसने मुझे क्या बोला, सर मेरा वेट 55 नहीं है, मेरा वेट 60 है, मेरा वेट क्या है 60 है। तो क्या मुझे अब ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक दिया था मुझे 55 के जगह पर अब मुझे क्या लेना है 60। तो क्या मुझे पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा? क्या मुझे पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा? नहीं, मुझे सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना है। ये फाइनल मीन है, ये फाइनल मीन है, बराबर। ये फाइनल मीन के एक स्टेप पीछे जाना है। कितना स्टेप पीछे? एक स्टेप पीछे। एक स्टेप पीछे गया और यहां पर मैंने नया मीन पता किया, तो नया मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस इनकरेक्ट रीडिंग, माइनस इनकरेक्ट रीडिंग प्लस करेक्ट रीडिंग, प्लस करेक्ट रीडिंग डिवाइड बाय n। डिवाइड बाय क्या है? n। अब बोलोगे सर ये क्या है, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्या है? अरे ये बहुत इजी है, ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। हम लोग मीन के एक स्टेप पीछे गए। मीन के एक स्टेप पीछे अपने को सम ऑफ x कितना मिला था? 215। तो मैं यहां पे लूंगा 215 माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना था? 55 और करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना था? 60। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, करेक्ट ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 4 ही है। तो 215 माइनस 55 प्लस 60 यानी मुझे कितना मिलेगा? 220। 220 डिवाइड बाय 4। तो नया ऑब्जर्वेशन, नया मीन कितना हो गया? 55। अब तुम बोलोगे सर इस करने की क्या जरूरत थी? हम लोग वापस से प्लस कर देते ना, 4 तो नंबर थे, वापस से क्या कर देते? प्लस कर देते नए को लेके। तो ये नया फॉर्मूला बनने की क्या जरूरत थी? देखो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4-5 है तो तुम रीडू कर सकते हो, तो तुम रीडू कर सकते हो। मगर अगर तुम्हारे पास 4000 ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है? 4000 ऑब्जर्वेशन है, तो तुम पूरे ऑब्जर्वेशन का वापस से सम पता करोगे क्या? करोगे क्या? नहीं। तो 4000 ऑब्जर्वेशन में से एक दो ऑब्जर्वेशन अगर गलत हो गया तो पूरा सम ऑफ एक्स वापस से पता करने की जरूरत है क्या? नहीं। वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे, वही हम लोग क्या लेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। अगर 2 इनकरेक्ट रीडिंग है, अगर कितनी इनकरेक्ट रीडिंग है? 2, तो माइनस इनकरेक्ट रीडिंग 1 माइनस इनकरेक्ट रीडिंग 2, बराबर। फर्स्ट इनकरेक्ट रीडिंग को माइनस किया, दूसरे इनकरेक्ट रीडिंग को माइनस किया, प्लस करेक्ट रीडिंग प्लस करेक्ट रीडिंग, समझे? डिवाइड बाय n। n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई कैसे करना है? तो एक इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, 2 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, 4 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर बहुत कम इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है तो मुझे वापस से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में डेटा बहुत बड़ा होता है। 4000 नंबर्स, 5000 नंबर्स का हम लोग सम पता करते हैं। कितने नंबर्स का? 4000, 5000 है तो उससे भी ज्यादा। तो 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन के लिए वापस से पूरा सम करने की जरूरत है क्या? नहीं। बात समझ में? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मीन से एक स्टेप पीछे जाएंगे। एक स्टेप पीछे क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन n। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, जितने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जितने भी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन से सबको माइनस 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 करते जाएंगे और उनके जगह पर जितने करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस 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 करते जाएंगे, डिवाइड बाय n। जो भी आंसर मिलेगा डिवाइड बाय n करेंगे, हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ये बहुत और मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं, ये इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन और करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाला। बात समझ में आई? पॉज करो रिदम, कॉपी करो इसको। मीन का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ? मीन का बोलो, पल बोलो। Sum of Sigma x है। हाँ। by number of total observations. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीन का सिंबल क्या है? एक्स डैश। बात समझ में आई ना? अभी फॉर एग्जांपल जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके वेट का अगर मुझे मीन पता करना है तो मैं सबका वेट ले लूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे बताओ मुझे सारे बच्चों के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिवाइड बाय क्या करूंगा? 12। तो मुझे मीन वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मीन वेट। अब मीन की कितनी प्रॉपर्टीज है? 5 प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टीज है? 5। सबसे पहली प्रॉपर्टी चालू कर दिया।
अब कोई ऐसा मीन लो, लास्ट टाइम हमने क्या मीन लिया था, ये लिया था ना, 50 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम लोग लेंगे 50 प्लस 60 प्लस 50, क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस 70 प्लस वॉट 70, ठीक है। अब डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय मैंने कर दिया 4। इसका मीन कितना आएगा, कोई एक जरा मीन पता करो इसका फटाफट, सम पता करो। हाँ 230, तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया 230 डिवाइड बाय 4। 230 डिवाइड बाय 4 इज हाउ मच, 57.5। वापस से 57.5। से नंबर से सही हुए। पिछले वाले में 53 हम क्या है, फोन चलाने नहीं आते हैं। 57.5। ठीक है 57.5 ये मेरा क्या है मीन। एक मिनट ना, कोई नंबर अच्छा लो ना, 0.5 नहीं चाहिए। सर 80 ले लो, सर एक काम करो, उसको 80 ले लो, 70 को 80 ले लो। 70 को 80 ले लो, हाँ। इसको 80 ले लो भाई। सर 70 ऐसा अब देखो कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। 240। 60 अब ये कितना आएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो मैंने मीन पता किया, 4 ऑब्जर्वेशन थे 50, 60, 50 और 80। ओके, इन सब का मुझे एवरेज कितना मिला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना मिला 240। ओके 240 को मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया 4, मुझे मीन कितना मिला 60। अब मुझे ये पता चला कि जिस मशीन पे मैंने वेट किया था उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम था, उस मशीन में कुछ क्या था, प्रॉब्लम था। वो मशीन ने सबके वजन को 5 kgs कम कर दिया, सबके वजन को कितना कर दिया 5 kgs कम कर दिया, यानी कि जो 50 kg जिसका वजन आया था उसका एक्चुअल वजन 55 है, एक्चुअल वजन 55 है, मशीन ने कितना बताया 50, क्योंकि मशीन 5 किलो कम बता रही है सबका वजन। तो जिसका वजन 60 आया था मतलब उसका एक्चुअल वजन कितना था 65, जिसका वजन 50 आया था उसका एक्चुअल वजन कितना है 55, जिसका वजन 80 आया था उसका एक्चुअल वजन कितना है 85। अब ये तो सारे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हो गए, अब क्या हो गए, सारे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो जब सारे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हो गए तो क्या मैं वापस से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस ऑल इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस ऑल करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐसा करूंगा क्या, फिर तो ये पहले से भी बड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर तो ये शॉर्टकट रहेगा क्या, नहीं। शॉर्टकट में मतलब क्या होता है कि हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो जब सारे ऑब्जर्वेशन में गलती हो और सारे ऑब्जर्वेशन में सेम गलती हो, सारे ऑब्जर्वेशन में क्या गलती है, सेम गलती है, मतलब इसका वजन एक्चुअल में 55 है, इसका वजन एक्चुअल में 65 है, इसका वजन 55 है, इसका वजन 85 है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन। एक्चुअली ये मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है, चलो कुछ भी बोल दो इसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टी जो भी बोलो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन ये बोलता है कि अगर सारे नंबर में कोई करेक्शन है और सेम करेक्शन है, और क्या है, सेम करेक्शन है, तो मुझे मीन वापस पता करने की जरूरत नहीं है। सारे ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया है +5, तो डायरेक्ट मीन के साथ क्या कर दो +5, डायरेक्ट मीन के साथ क्या कर दो +5। अब इसका मीन मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया 65, मीन मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया 65। और वही अगर मैं कैलकुलेशन करके करता हूं तो कैलकुलेशन कर लो इसको जरा, कैलकुलेशन करके मीन निकालो, हाँ वही आएगा 65। तो ये कितना हो जाएगा 55 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 85 अपॉन 4, इन सबको प्लस किया तो कितना हो जाएगा 260 अपॉन 4, 260 अपॉन 4 कितना मिलेगा 265। मगर मुझे ये लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत है क्या, नहीं। ऐसा कब कर सकते हैं, जब सारे ऑब्जर्वेशंस यूनिफॉर्मली चेंज हुए हो। सारे ऑब्जर्वेशंस कैसे चेंज हुए हैं, यूनिफॉर्मली। एक में +5 हुआ है, एक में +6 हुआ है, एक में +2 हुआ है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा क्या, नहीं, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सब में यूनिफॉर्मली कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, वही जो एरर है वो एरर हम लोग फाइनल वैल्यू ऑफ मीन के साथ, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया।
जो एरर आ रहा है अगर वो यूनिफॉर्म है, अगर वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो मुझे वापस से करने की जरूरत नहीं है। मुझे वापस से पूरा कैलकुलेशन वापस से करने की जरूरत है क्या? नहीं। जो मुझे फाइनली मीन मिला है, अगर सबके साथ +5 किया है तो डायरेक्टली फाइनल आंसर के साथ +5 कर दो। अगर सबके साथ -10 हुआ है, सबके साथ माइनस क्या हुआ है, 10 हुआ है, तो मुझे वापस से करने की जरूरत है क्या? नहीं। फाइनल आंसर के साथ -10 कर दो। सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, तो फाइनल आंसर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। सबके साथ डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 हुआ है, तो फाइनल आंसर के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 5। मतलब जो चेंज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के साथ यूनिफॉर्मली हुआ है, तो वही चेंज फाइनल आंसर के साथ भी प्रोपगेट होगा। मतलब वो जो चेंज है वो फाइनल आंसर के साथ भी वही चेंज करना पड़ेगा। तो हमें वापस से मीन रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यही मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है और फोर्थ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, प्लस, सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, माइनस, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड। कुछ बात समझ में आई? जैसे सेम नंबर यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मुझे वापस से मीन कैलकुलेट करने के लिए सब वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? जैसे 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100, 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 160, डिवाइड बाय 4। अब इन सबका एवरेज निकालेंगे, मगर ये करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, फाइनल आंसर के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो फाइनल आंसर के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मुझे कितना मिल गया, 120। मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। बात समझ में आई? मुझे वापस से रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गया? ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड वी आर डन विथ मीन। उसके बाद डायरेक्टली एक्सरसाइज चालू कर देंगे। ठीक है, इतना ही थियरी है। कॉपी करना है, पॉज करो। अब यहां पे सेम ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, मगर हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया। जो भी चेंजेस है वो सब में यूनिफॉर्म है। अलग अलग चीजें चेंज हो रही है क्या? नहीं। सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो रिकैलकुलेट करो, 50 इंटू 2 100, 60 इंटू 2 120, 50 इंटू 2 100, 80 इंटू 2 160, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 480 अपॉन 4 मिलेगा, आंसर इज 120। या तो फिर प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सबके साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो मीन के साथ भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर मुझे एक स्टेप में मिल जाएगा 120। मुझे वापस से रिकैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। मुझे वापस से रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब अंश ने क्या पूछा था, सर सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, मगर एक के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो क्या ये प्रॉपर्टी काम करेगी? नहीं करेगी। तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अब हमें कुछ ना कुछ दूसरा तरीका करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने का। ओके, अगर ऑब्जर्वेशंस कम है तो मैं इंडिविजुअली कर लूंगा, मगर ऑब्जर्वेशन ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मीन के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है तो मीन के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 ले लूंगा, और जिसके साथ मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है ओके, तो उसको मैं ले लूंगा माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और वो सम के साथ मैं प्लस माइनस कर लूंगा, तब मुझे वो आंसर मिल सकता है। इसी बात पे टेस्ट। गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गया? ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग, फिफ्थ प्रॉपर्टी। पे अटेंशन हियर, यही एग्जांपल्स कॉपी करते हैं। 50 60, फिर क्या था, 50 60 50 80, 50 60 50 80, इनको मैं बोलता हूं x, इनको मैं क्या बोलता हूं x। इन सबका मीन मुझे क्या मिला था, इन सबका मीन मुझे मिला था 60। क्या मिला था मीन? 60। अब ध्यान से देखो, ये सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने कॉपी किए, x के सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने कॉपी किए और पेस्ट किए, मैंने कॉपी किए और क्या किए, पेस्ट किए। अब इसमें से मुझे मीन क्या मिला था,
x डैश कितना मिला था 60। तो ये सब में से मैंने x में से मीन को माइनस किया, सारे ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से मैं मीन को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। मीन मेरा क्या है, मीन मेरा 60 है, तो माइनस 60 माइनस 60 माइनस 60 माइनस 60, इसका आंसर क्या मिलेगा, -10 0 नहीं, हाँ -10 और ये 20। अब मैं इनका सम पता करूंगा, सम ऑफ x माइनस मीन, x माइनस फॉर x डैश या तो मीन, तो इनका सम क्या मिलता है हमेशा 0, इनका सम हमेशा क्या मिलता है 0। यानी कि अभी ये जितने भी बच्चे बैठे हैं इन सबका मीन वेट मैंने निकाल लिया, मुझे मीन वेट मिला 60 केजीज, मुझे मीन वेट क्या मिला 60 केजीज। अब अगर मैं पूछता हूं कि इंडिविजुअल जो पर्सन है वो मीन से कितना डिविएट कर रहा है, मीन से कितना क्या कर रहा है, डिविएट कर रहा है, यानी वो मीन से कितना दूर है। तो ये समझो मीन से 5 किलो कम है, ये समझो मीन से 5 किलो ज्यादा है, समझ में आई मेरी बात। ये मीन से 4 किलो कम है, ये मीन से 10 किलो ज्यादा है, बात समझ में आई। तो ये मीन से जितना डिविएट हुआ है ना वो ये वैल्यू है, वो कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है। माइनस मतलब कुछ कम है मीन से और प्लस मतलब कुछ ज्यादा है मीन से। इंडिविजुअल वैल्यू मीन से कितना डिविएट कर रही है वो ये वैल्यू है। अब उस डिविएशन का अगर मैं सम लूं, उस डिविएशन का अगर मैं क्या लूं, सम लूं, तो इट विल ऑलवेज गिव मी 0, इट विल ऑलवेज गिव मी व्हाट 0। मैं क्या बोल रहा हूं कुछ समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविएशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविएशन। ये सब डिविएशन है, दीज आर डिविएशंस फ्रॉम व्हाट, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से कितना डिविएट हुआ है वो मैंने लिखा है, और ये सारी डिविएशन का अगर मैं सम ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा 0, मुझे क्या मिलेगा 0। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीन, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। इसके साथ मीन खत्म हो गया। अब चालू करते हैं एक्सरसाइज, बस समझ में आई सबको। चलो पॉज करो जरा, ये प्रॉपर्टी लिख लो। ओके, फर्स्ट मुझे तो कभी कभी इसीलिए लगता है कि 2 कंट्रीज बहुत पीछे हैं, एक है इंडिया है और दूसरा ग्रेट ब्रिटेन। क्यों, हमें दिया है व्हाट इज ओके, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो द मीन ऑफ दिस नंबर। देखो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है। जहां पर भी कॉमा है वहां पे एक नंबर खत्म हो गया, टोटल कितने नंबर है 4। हमें मीन क्या दिया है, मीन हम लोग इसका कैसे पता करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4। समझ में आ गया ना, जहां पर भी कॉमा है वहां पे सेपरेट हो गया, 3 कॉमा थे यानी कितने नंबर है 4। तो डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं 4, डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं 4। अब इन सबको ऐड किया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 4x, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, अब 4x प्लस 4 ऐड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक में वेरिएबल है दूसरे में वेरिएबल है क्या, नहीं। ऐड करने के लिए वेरिएबल सेम होने चाहिए। ओनली थिंग आई कैन डू इज 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया x प्लस 1 अपॉन 4, ये 4 कट गया, आंसर क्या बचा x प्लस 1। तो मीन क्या है x प्लस 1। बात समझ में आई, पॉज करो। नेक्स्ट बी वाला देखो क्या है, चालू किया बी वाला, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 20। पे अटेंशन हियर, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 20। तो यहाँ पे मीन कितना दिया है 20, यानी x बार कितना है 20, x डैश कितना है 20। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी क्या n कितने हैं 10। इफ वन नंबर इज इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 21, द इंक्लूडेड नंबर इज व्हाट। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखेंगे,
x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने। ओके, x डैश मुझे कितना मिला है 20, यानी मीन कितना मिला है 20। सम ऑफ x मुझे नहीं मालूम है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10, यानी n 10 है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। तो सम ऑफ x कितना हो जाएगा? सम ऑफ x कितना हो जाएगा? ये 10 को इधर भेज दिया, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 200। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मुझको मिल गया 200। अब उन लोग क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो मीन कितना बन जाएगा 21। तो अब मीन हो जाएगा 21, एक नंबर मुझको इंक्लूड करना है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले कितना था? एक मिनट, आप 200। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं, x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। ओके, यही फॉर्मूला है मीन का। अब नया मीन कितना है? व्हाट इज द न्यू मीन? 21। ये नया मीन है मेरा 21, बराबर। तो नया मीन कितना है 21। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 200। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 200, मगर इसके साथ मैंने एक नंबर इंक्लूड किया है। एक नंबर मैंने क्या किया है? इंक्लूड किया है। वो कौन सा नंबर इंक्लूड किया है मुझे मालूम है क्या? नहीं। तो मैंने उसको क्या बोल दिया? x। मैंने उसको क्या बोल दिया? x। ठीक है, जो नया नंबर। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, क्योंकि एक नया नंबर मैंने ऐड किया है ना, एक नया नंबर मैंने ऐड किया है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अभी 10 रहेंगे क्या? नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे 11। इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 21 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहां पर भी एक फ्रैक्शन है, यहां पर भी एक फ्रैक्शन है। ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर। तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 231। 231 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 200 प्लस x इंटू 1 इज 200 प्लस x। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 231 माइनस 200। ये प्लस 200 को इधर भेज दिया, माइनस 200 हो गया, बराबर। तो x मुझे क्या मिला? x मुझे मिला 31। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? यहाँ पे दो मीन दिए थे, एक मीन कितना है 20 और नया मीन कितना है 21। ओके, सारे नंबर सेम है, नए मीन में सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा है। एक नंबर क्या है? एक्स्ट्रा। तो मुझे सारे नंबर ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे उनका सम ही चाहिए ना। मुझे उनका क्या चाहिए था? बाकी नंबर का सम चाहिए था। सम तो मुझे यहां से मिल गया, सम मुझे यहां से मिल गया। वही सम उठा के मैंने यहां लिख दिया, और जो नया नंबर चाहिए था सिर्फ उस नए नंबर को मैंने क्या ले लिया? x। बाकी कोई भी नंबर मुझे मालूम नहीं है, मगर वो पता करने की भी जरूरत नहीं है। वापस बताऊं मैं? वापस बताऊं? पॉज करो जरा। सी वाला क्या दिया है हमें? ओके, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 30। तो भाई सीधी सी बात समझ में आई, x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। ठीक है, x डैश कितना है? नहीं मालूम। x डैश मुझे है ना? हाँ, x डैश कितना है? 30। मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 30। तो मीन कितना है 30। मीन कितना है 30। ठीक है, सम ऑफ x कितना है मुझे मालूम है क्या? नहीं, मगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 20। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 20। दिस आर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ना, ये मीन नहीं है। तो यहाँ पे n की जगह पर क्या आ गया 20। तो कैन आई फाइंड आउट सम ऑफ x? यस, सम ऑफ x क्या हो जाएगा? 20 को इधर भेज देंगे, 30 इंटू 20 इज व्हाट? 600। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए 600। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए 600। आगे क्या बोला है? इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब इसमें से एक को हटा दिया, इसमें से एक को क्या कर दिया? हटा दिया। द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम्स 28। तो नया मीन x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। नया मीन कितना बन जाएगा? नया मीन बन जाएगा 28। एक नंबर को हटा दिया, यानी सम ऑफ x में से क्या माइनस किया? कोई तो एक नंबर माइनस किया। फॉर एग्जाम्पल हमने माइनस किया x, या तो कुछ भी दूसरा वेरिएबल ले लो, y,
ये सम ऑफ एक्स तो अपने को मिल चुका था ना, सम ऑफ एक्स कितना है 600, ठीक है। तो ये सारे पुराने नंबर्स ही हैं। 600 क्यों आया यहां पर, क्योंकि जो नंबर्स इसमें लिए वही नंबर्स सेकेंड केस में भी लिए, सिर्फ इसमें से एक नंबर को हटा दिया। किसको हटा दिया, एक नंबर को हटा दिया। तो मैंने कर दिया -y, मैंने क्या कर दिया -y। अब मुझे बताओ टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस थे 20। अब एक ऑब्जर्वेशन कम हो गया, तो ये 20 का 20 रहेगा क्या, नहीं, अब कितना हो जाएगा 19, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन कम है, एक ऑब्जर्वेशन क्या है कम है। तो ये कितना हो गया 19। क्या इसको सॉल्व करके मैं y पता कर सकता हूं, क्या इसको सॉल्व करके मैं y पता कर सकता हूं, यस। मैं कैसे पता करूंगा, 28 इंटू 19 कितना मिला 28, हाँ 532 इज इक्वल टू 600 माइनस y इंटू 1 इज 600 माइनस y, माइनस y को इधर भेज दो, 532 को इधर भेज दो, माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y, 600 अपनी जगह पर प्लस 32 उधर जाके क्या हो जाएगा -532। आंसर कितना हो जाएगा 68। तो वो नंबर जो एक्सक्लूड किया है वो नंबर क्या है 68, ठीक है। मतलब अभी क्या है मालूम है, समझो यहाँ पे 12 बच्चे हैं, इन 12 बच्चों में का एवरेज मुझे मालूम है, ये 12 बच्चों का एवरेज कितना था 60 केजीज, 60 केजीज एवरेज था। अब एक बच्चे को कम कर दिया तो नया एवरेज भी दिया हुआ है, तो उस बच्चे का वजन बताना है, ओके। तो इसमें मुझे पूरे 12 बच्चों का वजन पता करने की जरूरत है क्या, मुझे पूरा 12 बच्चों की वजन पता करने की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे पूरे 12 बच्चों का सम ऑफ वेट चाहिए बस, मुझे हर एक का इंडिविजुअल वजन पता करने की जरूरत नहीं है। जिसको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसको ही हम लोग x या y ले लेंगे, बात समझ में आई, और उसको सॉल्व करके पता कर लेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है। पॉज, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज डिक्रीज्ड बाय 15, इज डिक्रीज्ड बाय 15, यहां पर भी मुझे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पता करने की जरूरत नहीं है। ये तो वही था ना जो लास्ट टाइम हमने किया था। समझो मैंने नंबर्स लिए 20, 30 और फिर 40 और 10, ठीक है। अब इन सबका मीन मुझे कुछ मिला है, इन सबका मीन मुझे अगर कुछ नंबर मिला है, क्या होगा इन सबका मीन 30 प्लस 20 इज 50, 50 प्लस 50 इज 100, 25, इसका मीन कितना आएगा 25। अब सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 15 से कम करो, हर एक ऑब्जर्वेशन से 15 से क्या करो डिक्रीज करो। तो इसमें से 15 माइनस किया, 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 तो मुझे वापस से रिकैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, मैं डायरेक्टली नया बता सकता हूं ना। क्या हो जाएगा, जो मीन है उसमें से 15 माइनस कर लो, तो 25 में से 15 माइनस हो गया, क्या मिल जाएगा 10। तो इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज डिक्रीज्ड बाय 15, ये पूरा डेटा है, ये हर एक डेटा के ऑब्जर्वेशन में से 15 डिक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा, देन द मीन इज डिक्रीज्ड बाय 15। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। कुछ बात समझ में आई, हमें वापस से मीन पता करने की जरूरत है क्या, नहीं, जो भी पुराना मीन था उसमें से 15 माइनस कर दो, उसमें से 15 क्या कर दो माइनस कर दो। नहीं समझा, समझा, जो ओरिजिनल मीन ऑब्जर्वेशन है उसके साथ 15 क्या कर दो माइनस कर दो, तो तुमको नया ऑब्जर्वेशन नया मीन मिल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ ई वाला, if the mean of x1 and x2 is 12.5, फॉर्मूला है x सम ऑफ x अपॉन n, मीन कितना दिया है 12.5, सम ऑफ x मतलब क्या, x1 और x2 का मीन लिया है, x1 और x2 का क्या लिया है मीन लिया है, तो मैं क्या करूंगा x1 प्लस x2 अपॉन n, n क्या लूंगा मैं यहाँ पे बताओ, n क्या लूंगा 2, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है ना, तो n मेरा क्या हो गया 2। कैन आई फाइंड आउट x1 प्लस x2, यस x1 प्लस, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मुझे दिया था मीन ऑफ x1 एंड x2, तो 2 ऑब्जर्वेशन है x1 एंड x2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मीन मिलेगा, और मीन मुझे ऑलरेडी कितना दिया है
12.5। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैन आई फाइंड आउट x1 प्लस x2? यस, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे भेज दिया, 12.5 इंटू 2 इज हाउ मच? 25। ओके, तो ये हो गया 25। आगे उन्होंने क्या बोला है? द मीन ऑफ x1, x2 एंड x3। तो यहाँ पे देखो नया मीन क्या है? सम ऑफ x अपॉन n। नया मीन मुझे कितना दिया है? 16। मगर इस बार कितने ऑब्जर्वेशंस लेने हैं? 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 3। मगर x1 और x2 का वैल्यू मुझे मालूम है। x1 प्लस x2 मुझे कितना मिला है? 25। तो x1 प्लस x2 की जगह पे क्या लिख दिया? 25 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16 अपॉन 1। ये पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है क्या? x3। कैन आई फाइंड आउट? यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 3 सा 48 इज इक्वल टू 25 प्लस x3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x3 क्या मिल जाएगा? x3 इज इक्वल टू 48 माइनस 25 23। तो x3 मुझे मिल गया 23। तो राइट आंसर इज 23। थैंक यू। फाइंड द मीन ऑफ ये। अब भाई इसका मीन कैसे पता करेंगे? नो वन सेज मी। रोशानी मुझे बता सकती हो इसका मीन कैसे पता करेंगे? नो आइडिया, पास करो, पास। चलो भाई, हाँ, तो अभी हम लोग को 43 प्लस 51 प्लस 50 प्लस 57 प्लस 54 करना है, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है। जो आंसर है डिवाइड बाय कितना करेंगे? सबको प्लस करेंगे, इन सबको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस 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 प्लस, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। जो आंसर मिलेगा दैट इज द मीन। कितना आंसर मिलता है? कितना आंसर मिल रहा है? क्या पता, कैलकुलेटर दो। ऑनेस्ट आंसर दिया है। अरे पता नहीं क्या तुमने? 255। फाइनल आंसर 255 नहीं? अरे फाइनल आंसर कितना है? 55 फाइनल है ना? 255 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 55 ना? कि 51? 51। ओके, तो फाइनल मीन मेरा क्या है? 51। ठीक है, तो ऑनेस्ट ओपिनियन अपना बाद में मतलब बताओ मुझे प्लीज। 6 कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 6। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 6। इन सबका सम कितना आएगा? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अपॉन 6 बराबर ना? नहीं, 19 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 इज 16 प्लस 6 इज 22। 22 डिवाइड बाय 6, 22 डिवाइड बाय 6 इज हाउ मच? 6 3s are 18, 19 20 21। 21 आएगा। 21 आएगा? हाँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या? 21 अपॉन 6 कितना मिलेगा? 3.5 बोला था ना मैंने, 3.5 3.5 बोला था ना क्या? 16 प्लस 6 कितना है? जैसे तू बात कर रही है। पॉज पॉज 16 प्लस 6 बोला था सर। पॉज अभी क्यों कर रहे हैं? 1। चलो चालू करो, प्लस कर दिया ना तुमने? चालू करो फास्ट। कर दिया। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? पहला ऑड नेचुरल नंबर 1, सेकंड 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, हो गया क्या 10? उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद नहीं, बस 19 तक। 19 सर। ओके, ये है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सॉरी फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, बराबर ना? फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर डिवाइड बाय क्या करेंगे? 10।
क्योंकि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डिवाइड बाय क्या किया? 10। इन सबका सम कितना मिला? 100। 100 अपॉन 10 इज व्हाट? 10। तो मीन मुझे मिल गया 10। गॉट इट? नेक्स्ट हटा दू ये। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या है? फैक्टर्स ऑफ 10 सबसे पहले 1। सबसे पहले, अरे यही तो गलत करते हो ना। सबसे पहले फैक्टर क्या है? 1। याद रखना, अगर प्राइम फैक्टर बोला है तो 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। One is a factor of everything. अगर प्राइम फैक्टर बोला है तो 1 इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मगर यहाँ पे प्राइम फैक्टर बोला है क्या? नहीं. सिर्फ क्या बोला है? फैक्टर। तो सिर्फ फैक्टर बोला है तो 1 को इंक्लूड करेंगे। तो 1 हो गया। 1 इज ए फैक्टर ऑफ 10, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10 एंड 10 इज ए फैक्टर ऑफ 10। ये सारे 10 के फैक्टर्स हो गए। 1 to 5. ये सबसे मैं 10 को डिवाइड कर सकता हूं। डिवाइड बाय क्या करूंगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 15 16 17 18। 18 अपॉन 4। हाउ मच इज 18 अपॉन 4? 4.5। तो मीन कितना हो गया? 4.5। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये वाला तो कर चुके हैं ना हम लोग एमसीक्यू में। ये वाला तो कर चुके हैं ना एमसीक्यू में। सेम वही रिपीट हो गया बस। भीड़ में कोई दोस्त ओके, यहाँ पे ये हो गया ना। 6 वाला भी हो गया। सेम है भाई। कितने नंबर से यहाँ पर? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबर। कैसे पता चल रहा है मुझे 5 नंबर? जो कॉमा है वहां पे नंबर अलग हो रहे। समझ में आई बात? तो ये पूरा 1 नंबर हो गया, ये पूरा 1 नंबर है, ये पूरा 2nd नंबर है, ये पूरा 3rd नंबर है, ये पूरा 4th नंबर है और ये 5th। अब आगे देखो 7th वाला। 7th वाला, इफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x आर दिस एंड 11.1 फाइंड द मीन। ये मीन पता कर लोगे? मीन कैसे पता करेंगे? मीन कैसे पता करेंगे? सो हम मीन कैसे पता करेंगे? ये अलग अलग नंबर्स दिए हैं। वेरिएबल x मतलब ये सब x की वैल्यूज है, तो इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे? डिवाइड बाय क्या करेंगे? कितने नंबर्स को प्लस किया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर को प्लस किया है मैंने, 10। तो डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं? 10। मुझे क्या मिल जाएगा? मीन। मुझे क्या मिल जाएगा? मीन। अब ये तो एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ डिविएशन ऑफ x फ्रॉम द मीन। सम ऑफ, इसको मैं क्या पढ़ता हूं? इसको मैं पढ़ता हूं सम ऑफ x माइनस एक्स डैश। ये मैंने किया था ना, x माइनस मीन। ये मैंने कहा किया था? यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या देखा? ये देखो ना, x माइनस एक्स डैश था। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी ना मीन की। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी नंबर 5? कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज है, सारी इंडिविजुअल वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। मैंने यहाँ पे क्या कर ली? कॉपी कर ली। और सब में से मैंने क्या माइनस किया? मीन की वैल्यू पता कर ली। मीन की वैल्यू माइनस की। सब में से मैंने मीन की वैल्यू क्या की? माइनस की। तो मुझे आंसर क्या मिला? -10 0 -10 20। अब ये सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो सम क्या मिलेगा? सम क्या मिलेगा? 0। तो यही वहां पे उन्होंने पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम द मीन। सम ऑफ डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम द मीन विल ऑलवेज बी व्हाट? 0। ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें पता है इसका आंसर 0 ही है। तो यहां पे एक मिनट, यहां पे सम ऑफ, यही पूछा है ना, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस व्हाट? मीन वैल्यू। तो इसका सम क्या मिलेगा हर बार? क्या मिलेगा भाई? 0। हर बार क्या मिलेगा इसका आंसर? 0। अरे भी बताया ना मैंने। ये डिजाइन देख लो, ये डिजाइन देखा तुमने? ये डिजाइन देखा? अब सेम यही डिजाइन हमने यहां पे बनाया है। ये देखो कितना मिला था? कैसे मिला था? ये सारी x की वैल्यूज थी। पहले ये x की वैल्यूज मैंने कॉपी की,
एक्स की वैल्यूज मैंने क्या की, कॉपी की, सब में से मैंने क्या माइनस किया, मीन की वैल्यू माइनस की, सब में से मीन की वैल्यू माइनस की, तो इसमें से मीन की वैल्यू माइनस की -10, इसमें से मीन की वैल्यू माइनस की 0, इसमें से मीन की वैल्यू माइनस की -10, इसमें से मीन की वैल्यू माइनस की क्या मिली 20। अब इन सबका सम लिया तो क्या मिला 0। समझ में आया क्यों 0? अब वहां पर वापस से तुम रिकैलकुलेट करोगे तब भी आंसर 0 ही होगा, हर बार 0 ही होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट आगे। फोल्ड करके दिया मैंने ना। अबे इसको ठीक है ना। The mean of 15 observations is 32. We have done it many times. हमें पहले sum of x मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। अब यहाँ पे मीन हमें कितना दिया हुआ है? मीन हमें दिया हुआ है 32, यानी x के नीचे क्या लिख देंगे? x डैश के नीचे 32, मीन की वैल्यू 32 है। इज इक्वल टू सम ऑफ x मुझे नहीं मालूम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 15, मतलब n के जगह पे 15 आएगा। दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? यहां पे मैंने लिख दिया 15। कैन आई फाइंड आउट सम ऑफ x? कैन आई फाइंड आउट सम ऑफ x? सम ऑफ x क्या हो जाएगा? 32 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 32 इंटू 15, दिस इज 480। दिस इज व्हाट? सम ऑफ x। इतना ढूंढ लिया हमने, इतना ढूंढ लिया। आगे फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3। अब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अपने को नहीं दिए गए, मगर अब इमेजिन कर लो कि नंबर्स क्या है, यही है 20 है, 30 है, 40 है, 20 है, ठीक है, ये नंबर्स है। अब इनका मीन हमें कैसे मिलेगा? डिवाइड बाय 4 करेंगे तो अपने को मीन मिल जाएगा। मीन कितना होगा इसका? इसका मीन क्या होगा? इसका मीन होगा अभी नहीं पता। 100 नहीं, 110 हो रहा है ना, तो एक काम करो ना, इसको कम कर दो, इसको 30 कर दो, नहीं मांगना। इसको 30 कर दो। अब कितना हो जाएगा? 100। 100 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 25। पॉज करो, अंदर से ओके। नहीं रहने दो। यहाँ पे देखो, समझो ये ऑब्जर्वेशन है भाई, ये ऑब्जर्वेशन है। अब इनमें उन्होंने क्या बोला है? हर एक ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3, एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो मुझे वापस से मीन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? मुझे वापस से मीन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? पुराना मीन कितना था? 25। उसके साथ में क्या कर दूंगा? +3 हो गया। कुछ बात समझ में आई? यहां पे पुराना मीन कितना था? व्हाट वाज द ओल्ड मीन? 32। हर एक ऑब्जर्वेशन किससे बढ़ाया? 3 से। तो मुझे वापस से मीन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं क्या करूंगा? पुराने मीन के साथ 3 ऐड कर दूंगा, तो नया आंसर क्या हो जाएगा? 35। अरे ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं ये, ओके। ये सारे नंबर्स क्वेश्चन से है क्या? नहीं, क्वेश्चन में अपने को डायरेक्टली मीन दिया गया है, क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो भाई चालू किया, चलो नाउ अभी यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये एग्जांपल दिया है मैंने कि अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है, हर एक नंबर को मैंने +3 +3 +3 +3 किया, तो क्या वापस से मुझे मीन रिकैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, जो मीन है उसके साथ +3 करूंगा। समझ में आया? ये समझ में आया? इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली मीन दिया था। मीन कितना दिया था मुझे? 32। मीन मुझे कितना दिया था? 32। अब उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशंस है, सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने 3 से बढ़ा दिया। सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने किससे बढ़ा दिया? 3 से बढ़ा दिया। तो मुझे वापस से नया मीन पता करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं क्या करूंगा? पुराने मीन के साथ +3 कर दूंगा, जैसे यहाँ पे किया था। समझे ना? जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही मैं पुराने नंबर के साथ 3 क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? गेटिंग इट? आगे देखो,
डिक्रीज बाय 7। अगर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के साथ मैंने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने 7 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब -7 -7 -7 -7, तो हाउ विल आई फाइंड द न्यू मीन? मैं नया मीन कैसे पता करूंगा? नया मीन कैसे पता करूंगा? -7। नया मीन कैसे पता करूंगा? -7। कुछ बात समझ में आई? यहां पे मुझे ऑलरेडी मीन दिया था, कितना मीन दिया है? 32। और हर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो हर एक ऑब्जर्वेशन 7 से डिक्रीज हुआ है। किससे डिक्रीज हुआ है? 7 से। तो मुझे नया मीन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं पुराने मीन के साथ क्या कर दूंगा? -7। 32 -7, पहले 32 + 3 कितना हो जाएगा? अरे पहले का ऑप्शन क्या था? 32 + 3 ना। 32 + 3 कितना हो जाएगा? 35। फिर यहाँ पे डिक्रीज बाय 7, 37, 32 - 7 कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 25। कुछ बात समझ में आई? हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मालूम है तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। आगे मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो मुझे मीन कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? मीन के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। तो यहां पे मुझे पुराना मीन दिया है। पुराना मीन कितना दिया है? 32। नया मीन क्या हो जाएगा? नया मीन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। नहीं समझे? नया मीन क्या हो जाएगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, वेरी गुड। डायरेक्टली हम लोग मीन से कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। 32 × 2 इज व्हाट? 64। आगे डिवाइडेड बाय 0.5, डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो मीन के साथ भी डिवाइड बाय 0.2 करेंगे। अब 0.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वापस से 64 ही आएगा। आंसर वापस से क्या आएगा? 64 आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? पॉज करो, पॉज करो सब लोग। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को इंक्रीज करना है 60% से, यानी 20 प्लस व्हाट? 60% ऑफ 20। 30 प्लस व्हाट? 60% ऑफ 30। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 2560 upon 100। डायरेक्ट मीन को करो ना। सर 25.60 आ रहा है पहले का। 32 + 60 upon 100 into 32 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। हाँ तो अरे मगर वो कैसे क्यों करना है वो पता होना चाहिए ना। ये यहाँ पे सुनो, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ है। आई गेस आंसर मैच नहीं करेगा। पीछे का आंसर मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है? मेरा 32 आ रहा है। नॉर्मली कैसे होता है? नॉर्मली हाँ। अगर हमको परसेंटेज निकालना होता है हाँ। तो 32 into अपन 60 32.6 हाँ। फिर भी अगर हमको इंक्रीज करना है तो हमको पहले परसेंटेज से इंक्रीज करने के बाद हम उसका परसेंट निकालेंगे ना। देखो जो परसेंट आएगा 32 + 60 upon 100 into 32 कर देंगे। ये पार्ट अलग है इंक्रीज को, ये पार्ट अलग है डिवीजन। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक के साथ सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है, हर एक के साथ अलग अलग नंबर ऐड हो रहा है, क्योंकि 60% ऑफ 20 इज अ डिफरेंट नंबर, 60% ऑफ 30 इज अ डिफरेंट नंबर। ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, तो 60% से सब बढ़ रहा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, मीन को भी 60% से क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा मीन क्या है? मेरा मीन 32 है। अब 32 को 60% से बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 60% ऑफ 32, प्लस 60% ऑफ व्हाट? 32। यानी मीन को 60% से बढ़ाना है, बट 60% ऑफ व्हाट? 32। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 प्लस 60 अपॉन 100 इंटू 32। जीरो गया, जीरो गया। ये हो जाएगा कितना? बोलो। 32 + 19.2
अरे करो ना 19.2 आएगा 19.2 हाँ 192 192/10 क्या है? 19.2 प्लस 32 कितना? 51.2। कुछ बात समझ में आई? इवन दो सबके साथ अलग अलग नंबर ऐड हो रहा है, डिफरेंट नंबर ऐड हो रहा है, मगर यहाँ पे परसेंटेज सेम है सबका 60%, 60%, 60%। तो मैं क्या करूंगा, जो फाइनल आंसर है उसको भी 60% से क्या कर दूंगा, इंक्रीज। मुझे वापस से रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20% मतलब कैसे करेंगे? डिक्रीज बाय 20% मतलब हमारे पास मीन कितना था? 32 था, तो अभी माइनस करूंगा 20% ऑफ 32 से, मगर माइनस राइट में करेंगे, लेफ्ट में नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 32 माइनस 20% ऑफ 32 यानी 20/100 इंटू 32। ये गया, ये गया। 32 इंटू 2 कितना मिला था? 192 ना, 64, 64/10 और यहाँ पे क्या है? 32। तो 32 माइनस 6.4 25.6। तो ये आंसर है इसका। तो हमने कहीं पर भी वापस से रिकैलकुलेट नहीं किया। जो चेंज इंडिविजुअल नंबर के साथ हो रहा है वही नंबर किसके साथ होएगा? चेंज किसके साथ होएगा? मीन के साथ। बात समझ में आई? हमें वापस से सब रिकैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। नेक्स्ट मुझे आता है सेलेक्ट। सर 7th वाला सम कैसे करते हैं? 7th वाला, ये द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। मतलब मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं मीन का फॉर्मूला लिखूंगा। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। मीन कितना है? 18। ओके, सम ऑफ एक्स कितना है? मालूम नहीं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। तो इधर 5 आ गया, तो कहना फाइंड आउट सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स 5 को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया। 18 इंटू 5 कितना हो गया? 90। तो मुझे सम ऑफ एक्स कितना मिल गया? 90। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब एक नंबर को निकाल देना है। After excluding one number, हाँ। mean of remaining 4 number will be 16 into 4. से हाँ, नहीं, आप देखो, आफ्टर इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर एक्सक्लूड किया मतलब मैं क्या करूंगा? जो सम ऑफ एक्स है उसमें से एक नंबर मैंने माइनस किया, उसमें से कोई तो एक नंबर मैंने माइनस किया। मुझे नहीं मालूम क्या नंबर माइनस किया, मगर अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले कितने थे? 5। अभी 5 होंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक नंबर को कम किया। तो अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? 4। ओके, तो टोटल तो मीन कितना हो जाएगा? मीन हो जाएगा 16। मीन कितना हो जाएगा? 16। अब सम ऑफ एक्स मुझे मालूम है, सम ऑफ एक्स कितना है? 90। सम ऑफ एक्स कितना है? 90। तो सम ऑफ एक्स की जगह पे आएगा 90 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब इतना क्या कर रहे हो? इतना गिजा फिर इतना क्या कर रहे हो? इतना ज्यादा एक बार में बात खत्म कर। तो पहले सुनिए, मीडियन पता करने के लिए तुम्हें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ओके, मीडियन पता करने के लिए सिर्फ एक पेपर चाहिए जिसके ऊपर इक्वली स्पेस्ड लाइंस है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? जो भी मुझे मीडियन पता करना है, यहां पे देखो ध्यान से, जो भी मुझे मीडियन पता करना है वो सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। कौन से ऑर्डर में लिखूंगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद मैं क्या करूंगा? इस पेपर को फोल्ड करूंगा। बराबर आधे में फोल्ड कर दिया। आधे में फोल्ड करने के बाद एक क्रीज बन जाएगी। अब ये क्रीज जिस नंबर से पास होगी वो ही मेरा मीडियन है, वही मेरा क्या है? मीडियन है। तो मीडियन पता करने के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत है क्या? नहीं, मीडियन पता करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ एक क्या चाहिए? पीस ऑफ पेपर जिसके अंदर इक्वली स्पेस्ड लाइंस होनी चाहिए। मतलब स्पेस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तुमने बोल दिया भाई ये बड़ा नंबर है तो बड़ा जगह चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। सारे नंबर को सेम स्पेस मिलनी चाहिए। सारे नंबर को क्या मिलनी चाहिए? सेम स्पेस मिलनी चाहिए। सारे नंबर्स को कैसे लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे लिखोगे?
Ascending order में. असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, समझे? सारे नहीं, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग में लिखो. डिसेंडिंग में भी चलेगा, डिसेंडिंग में भी चलेगा, सही है. तो सारे नंबर्स को हम लोग वैसे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग में लिखोगे तब भी चलेगा. आप डायरेक्टली पेपर को क्या कर दोगे, एक फोल्ड मार दोगे. डायरेक्टली पेपर को एक क्या कर दोगे, फोल्ड मार दोगे. फोल्ड मारने के बाद जो क्रीज बनती है, वो क्रीज जिस नंबर से पास हो रही है वही तुम्हारा मीडियन है. बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो डू वी नीड अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट मीडियन? नो. दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू डू इट, बट स्टिल वी प्रिफर फॉर्मूला. व्हाई? क्योंकि समटाइम्स वी आर गिवन 500 नंबर्स. कभी कभी अपने को कितने नंबर्स दिए जाएंगे, 500. तो मैं इतना बड़ा पेपर लेके 500 नंबर लिखूंगा क्या? नहीं. तब मैं क्या यूज करूंगा, फॉर्मूला. 4-5 नंबर है तो तुमको बोलेंगे सर ये टेक्निक बहुत अच्छी है, मगर ये टेक्निक 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर के लिए सही है. अगर 500 नंबर से या 5000 नंबर से या 50,000 नंबर से, तो उसके लिए ये टेक्निक काम करेगी क्या? अगर 50,000 नंबर से तो ये टेक्निक बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी. देन व्हाट विल वी प्रेफर? हम लोग प्रेफर करेंगे कि सर कोई फॉर्मूला है तो इजी बता दो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं चाहिए. कुछ बात समझ में आई? गेटिंग इट? तो अब यही चीज हम लोग फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, पे अटेंशन. या सबसे पहले इन्होंने बोला फाइंड द मीडियन ऑफ दिस नंबर. मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ जाता हूं, यही एक्सरसाइज है ना, ठीक है. अब ये एमसीक्यूज बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं. यहाँ पे हम लोग मीडियन पहले समझते हैं क्या है. अब यहाँ पे देखो, हमें मीडियन पता करने के लिए बोला है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मिनट, उप्स. उसके बाद क्या आ रहा है, 19. उसके बाद क्या आ रहा है, बताओ मुझे, 25. फिर क्या आ रहा है, 26. उसके बाद क्या आ रहा है, 28. उसके बाद 31, 32 और 35. अब मुझे इन सब का बीच का नंबर चाहिए, इन सब का बीच का नंबर चाहिए. तो या तो पेपर पे लिख लो और फोल्ड कर लो, और पेपर के लिख के अगर फोल्ड नहीं करना है तो तुम्हारे पास एक और आइडिया है जिसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. यहां से एक नंबर काटा, यहां से एक नंबर काटा, यहां से एक 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 काटा. क्या बचा बीच में, 26. तो मीडियन है 26. मीडियन क्या है, 26. कुछ बात समझ में आई? मगर कभी कभी 2 नंबर बचेगा. कभी कभी कितना नंबर बचेगा, 2 नंबर बचेगा. अगर 2 नंबर बचेगा, उन दोनों को भी काट दोगे तो बीच में कुछ बचेगा क्या? नहीं. अगर 2 नंबर बचेगा तो वो 2 नंबर का मीन ले लेंगे. वो 2 नंबर का क्या ले लेंगे, मीन. मतलब उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2. बोलो श्रेष्ठा, क्या बोल रही हो? फॉर्मूला से भी करेंगे आप. ऐसे तो आंसर मिल जाएगा, मगर इसको मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं. हाँ, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत इजी है. फॉर्मूले में 2 वैरायटी है. अगर ऑड रहेगा तो अलग है और इवन रहेगा तो अलग है. ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, ऑड रहेगा तो मीन, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2. बच्चे यही कैलकुलेट करके बोलते हैं यही आंसर है, मगर ये आंसर नहीं है. आगे क्या है, वाला टर्म. क्या है, तुम बोलोगे सर क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, वाला टर्म. तो ये वाला टर्म मतलब क्या, वो वाले टर्म का वैल्यू. ओके, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे n+1/2 वाला टर्म. तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है कि इवन, पहले काउंट करो. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ऑड है. 9 है मतलब क्या है, ऑड है. तो ऑड का मीडियन हम लोग कैसे पता करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ऑड रहेगा तो n+1/2 वाला टर्म, n+1/2 वाला टर्म, n+1/2 वाला टर्म. तो n कितना है, 9 ना. तो ये हो गया 9+1/2 वाला टर्म. तो ये क्या हो जाएगा, 9+1 इज 10, 10/2 इज 5. तो ये हो जाएगा 5 वाला टर्म. अब 5th वाला टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ वाले टर्म का वैल्यू क्या है? 26। कुछ बात समझ में आई? मगर हम लोग बुक में ये वाला टर्म लिखेंगे क्या? हम लोग क्या लिखेंगे? टीएच टर्म, टीएच टर्म, टीएच टर्म, बराबर, यानी वो वाला टर्म, द वैल्यू ऑफ दैट टर्म। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? और अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे? अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे? इवन रहेगा तो हम लोग करेंगे n प्लस n अपॉन टू वाला टर्म प्लस n अपॉन टू प्लस 1 वाला टर्म डिवाइड बाय 2। इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब याद रखना, ये और ये दोनों सेम नहीं है। ये पूरा n+1 न्यूमरेटर में है और ये सिर्फ n अपॉन टू आगे है +1। ये चीज और ये चीज सेम है क्या? नहीं। ये क्या है? n+1 पूरा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे n अपॉन टू प्लस 1। ठीक है, अब इवन वाला भी देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। ये कॉपी किया? कॉपी कर लो, पॉज करो जरा। थर्ड वाला देखो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? 9। 9 के बाद क्या है? 12 नहीं, 9 के बाद 14, 14 के बाद 17, 25 मीडियन, 17 के बाद क्या है? 21, 21 के बाद 25, फिर 40, 34, उसके बाद 43, 2 बार 50, हाँ, फिर उसके बाद 63। 63। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है कि इवन है? इवन है, क्योंकि 10 है ना, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इवन का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या है इवन का फॉर्मूला? मीडियन का फॉर्मूला है n अपॉन टू, यानी 10 अपॉन टू वाला टर्म, द वैल्यू ऑफ दिस टर्म प्लस 10 अपॉन टू कितना मिलेगा? 5। तो ये होगा 6। ये कितना होगा? 6। देखो ये जो चीज है ना, ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये अगर 5 आएगा तो ये 6 आएगा, ये 10 आएगा तो ये 11 आएगा, ये 100 आएगा तो ये 101 आएगा, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ +1 का फर्क है। किसका फर्क है? +1। तो ये कैलकुलेट कभी नहीं करते हम लोग, ये कैलकुलेट कभी नहीं करते, सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? तो ये कितना आया? फिफ्थ टर्म। तो ये कितना हो जाएगा? मैंने डायरेक्टली लिख दिया सिक्स्थ टर्म। मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया? सिक्स्थ टर्म। डिवाइड बाय व्हाट? 2। डिवाइड बाय व्हाट? 2। 10 अपॉन 2 क्या हो गया? फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। अब फिफ्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है 25 प्लस सिक्स्थ टर्म क्या है? 34 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को ऐड किया तो कितना मिला? 59 डिवाइड बाय 2। कितना मिलेगा आंसर? 59 डिवाइड बाय 2 29.5। ये हो गया मीडियन। बात समझ में आई? तो ये कभी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। अगर इसका जो भी वैल्यू आया है, इसका 10 है तो ये 11 है, ये 11 है तो ये 12 है, ये 23 है तो ये 24 है, बस। तो ये कैलकुलेट नहीं करते कभी, सिर्फ n/2 कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब पेपर पे अगर तुम करोगे तो बोलेगे सर वो क्रीज वाला जो मेथड बताया था उसके हिसाब से ये कैसे होगा? तो इसमें ना किसी भी एक नंबर से क्रीज नहीं जाएगी, क्रीज 2 नंबर के बीच में से जाएगी। तो हम लोग आजू बाजू के दोनों नंबर का क्या ले लेंगे? एवरेज। तो वही है ये मेथड। बता सर्वेश। सर मैं बताऊं आपको? नहीं। कितने नंबर है भाई यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऑड है कि इवन है? इवन है। अब इवन अगर रहेगा तो मीडियन का, ऑड का और इवन का फॉर्मूला क्या है? इवन का फॉर्मूला है n/2 वाला टर्म प्लस n/2 प्लस 1 वाला टर्म डिवाइड बाय 2।
मगर यहाँ पे मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, मीडियन का वैल्यू क्या दिया है मुझे 63, तो मीडियन मुझे ऑलरेडी मालूम है, मीडियन कितना है 63, मीडियन 63 है। आगे n कितना है 10 ना, 10 था कितना था 10 था, तो ये 10/2 कितना हो जाएगा जो भी है 10/2, और ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1/2 वाला टर्म, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5th टर्म, और ये हो जाएगा 6th टर्म, बराबर 6th टर्म डिवाइड बाय 2, आंसर कितना है 63। 5th टर्म कितना है देखो अभी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5th टर्म क्या है x प्लस 6th टर्म क्या है x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या मिला है 63। ये पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, पता कर सकते हैं ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 63। ये 2 को यहाँ भेजने से अच्छा, मगर पहले कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, बीच में प्लस माइनस है तो कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं, तो मैं 2 को क्या ले लूंगा कॉमन, तो 2 को कॉमन ले लिया x प्लस 1 है ना, इसमें से 2 चला गया 2, इसमें से 2 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, नीचे क्या है अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 63 है, तो x इज इक्वल टू 63 प्लस 1 को उधर भेज दिया -1, x इज इक्वल टू 62। कुछ बात समझ में आई, पॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीडियन में ना ये कॉमन एग्जांपल है, देखो मीडियन में ना अगर असेंडिंग ऑर्डर में तुमने अरेंज कर लिया, ये ऑड है कि इवन है, इवन है क्योंकि 10 नंबर है ना, तो इवन है, इवन रहेगा तो क्या करेंगे, हमको बीच के दोनों नंबर चाहिए, मतलब कौन से नंबर चाहिए 5th और 6th, कौन से नंबर 5th और 6th, तो ये छोड़ दो इसकी जरूरत नहीं है, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th चाहिए और 6th चाहिए। अब उन लोग क्या बोलेंगे मालूम है, लास्ट के नंबर को बढ़ा दिया, अब लास्ट के नंबर को बढ़ा दिया या कम कर दिया उससे मीडियन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, स्टार्टिंग के नंबर को कम कर दिया या बढ़ा दिया उससे मीडियन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, मीन पे फर्क पड़ेगा, किस पे पड़ेगा मीन पे, मगर मीडियन पे सिर्फ और सिर्फ इसी 2 नंबर से फर्क पड़ेगा, और अगर ऑड होगा, अगर क्या होगा ऑड होगा तो बीच का एक ही नंबर है वो अगर चेंज हुआ तो ही मीडियन चेंज होगा, आगे के पीछे के नंबर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उससे मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बात समझ में आई। अब यहाँ पे उन लोग कौन से नंबर को चेंज कर रहे हैं, 7th नंबर को 8 से बढ़ा रहे, 7th नंबर जो भी है उसको 8 से बढ़ा रहे, तो इसका मेरे मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे मीडियन के लिए मुझे क्या चाहिए 5th नंबर और 6th नंबर, उसके बाद क्या बोला है तो मीडियन चेंज होगा क्या, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मीडियन सिर्फ ये दोनों नंबर पे डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर इन दोनों नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है तो मीडियन की वैल्यू चेंज होगी। अगर 7th नंबर 8 से बढ़ रहा है या 3 से कम हो रहा है या 4 से बढ़ रहा है तो मेरे मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई क्योंकि मीडियन के लिए मैं सारे नंबर्स को लिखता हूं और उसको क्या करता हूं फोल्ड मार देता हूं, तो अगर कोई आगे का नंबर बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है तो मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडियन तो बीच वाला नंबर है। अगर ये मीन होता तो फर्क पड़ता, मीन में कोई भी नंबर अगर तुमने चेंज किया, पहला चेंज किया, बीच का चेंज किया, लास्ट का चेंज किया, किसी भी नंबर को अगर तुम चेंज करोगे तो मीन पे फर्क पड़ेगा, मगर मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता अनलेस इट इज द नंबर एट द सेंटर। सेंटर में जो नंबर है वो अगर चेंज हो रहा है तो ही मीडियन पे फर्क पड़ेगा, वरना मीडियन पे फर्क नहीं पड़ता। कुछ बात समझ में आई। लास्ट वाला, लास्ट वाला हो गया, हाँ, नो चेंज इन द आंसर। लास्ट वाला यही है, तो लास्ट वाला इजी है, फिफ्थ वाला भी, फिफ्थ वाला कर ले, देख लेते एक बार, देख लेते, इंपॉर्टेंट है। Out of 10 students who appeared in a test, 3 secured less than 30 marks. 3 बच्चों को 30 से कम मिला है, ठीक है, 1 2 3, ये 30 से कम है,
एंड 3 सिक्योर्ड मोर देन 75 मार्क्स। टोटल कितने बच्चे थे? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बच्चों को कितना मिला? मोर देन 75। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स आर 75 से ज्यादा मिला है, यानी ये 3 बच्चे कौन से हैं? लास्ट में ही आएंगे। ये 3 बच्चे लास्ट में ही आएंगे क्योंकि 75 से ज्यादा मिला है उनको। अब बीच में कितने बच्चों को मार्क्स मिला है? द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द रिमेनिंग 4 आर 35 48 66 40। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। पहले क्या आ जाएगा? 35, 35 के बाद क्या आएगा? 40, 40 के बाद क्या आएगा? 48 और 48 के बाद क्या आएगा? 66। बाकी ये 3 बच्चों के मार्क्स हमें नहीं बताए हैं और हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये 3 बच्चे स्टार्टिंग में ही आएंगे, क्योंकि इन 3 बच्चों को मार्क्स कितने मिले? 30 से कम मिले। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करूंगा तो ये 3 बच्चे स्टार्टिंग में ही आएंगे ना। अब इनका नंबर मीडियन के लिए जरूरी है क्या? इनके मार्क्स मीडियन के लिए जरूरी है? नहीं। 75 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे लास्ट में ही आएंगे, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। कितने मार्क्स का पेपर था? 44 है अच्छा सर, आंसर 44 है। चलेगा। 75 कितने मार्क्स का पेपर था वो हमें नहीं मालूम, मगर जिनको 75 से ज्यादा मिला वो लास्ट में आएंगे। तो इनकी और इसकी कोई जरूरत ही नहीं अपने को। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने मुझे बताओ? 10। 10 ऑड है कि इवन है? इवन। इवन रहेगा तो मीडियन कैसे पता करेंगे? मीडियन इज इक्वल टू n/2 वाला टर्म प्लस n/2 + 1 वाला टर्म डिवाइड बाय 2। n कितना है? 10। 10/2 कितना हो गया? 5। फिफ्थ टर्म प्लस ये 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6th टर्म अपॉन 2। फिफ्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म है 40 प्लस 48। 6th टर्म क्या है? 48 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? 88/2। 88/2 इज व्हाट? 44। तो मीडियन इज 44। हाँ हाँ बराबर है। बराबर ही है। अच्छा ओके। तो मीडियन इज 44।